सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और इस हफ्ते की व्यूअरशिप जो कि नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद रॉ का पहला एपिसोड था, जैसे हर बार रॉ का रहता है, ये कुछ खास है नहीं। 1.6 मिलियन के अराउंड 1.611 मिलियन व्यूअरशिप आई है मंडे नाइट रॉ की, और ये रॉ के लिए तो काफ़ी नीचे चली गई है। एक चेंज डब्ल्यूडब्ल्यू शायद कर सकती है, वो है अगर 2 घंटे का शो इसको बना दे 3 घंटे से। लेकिन फिर प्रॉब्लम है कि भाई जो एडवर्टाइजर्स हैं 3 घंटे का शो करके ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू रेवेन्यू जनरेट करती है। डील ही ऐसी साइन हुई है, और जो नेक्स्ट डील भी हो रही है ना रॉकी, उसमें भी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको 2 घंटे का शो करेगी। शायद ये एक चेंज हो सकता है, इसीलिए स्मैकडाउन को बेनिफिट हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रोमन रेंज की वजह से पूरी स्मैकडाउन चल रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि रोमन रेंज को पहले से रॉ के लिए एडवर्टाइज करते हैं, फिर भी नहीं रॉ की व्यूअरशिप आती। बाकी जो भी है ऐसे ही चल रहा है मंडे नाइट रॉ का हाल। अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और आपको पता है रिसेंटली अभी एआई के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो जब सवाल पूछा गया एआई से कि उनके हिसाब से नेक्स्ट कौन होने वाले हैं सुपरस्टार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, कौन हराएगा, तो पूरी एआई ने एक लिस्ट निकाली, जो कि आप लोग देख सकते हो सब बार आपकी इस समय यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर। भाई साहब पहले नंबर पर ही रोमन रेंज का नाम है, मतलब रोमन रेंज वो सुपरस्टार है एआई के हिसाब से जो कि सेथ रॉलिंस को हराएगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। दूसरे नंबर पर नाम ब्रॉक लेसनर का है, फिर बॉबी लेस्ली, फिर एज, और लास्ट में केविन ओवंस का भी नेम है। अब चलो ऐसा तो नहीं होगा कि यही चीज़ होने वाली है, लेकिन ऐसी चीज़ आप मुझे बताना, मुझे आगे एआई के बारे में आपको बताना चाहिए। मतलब कूल लगता है जानने में कि एआई क्या सोच रहा है इस बारे में, क्योंकि अब रिसेंटली जो भी हमने एआई के बारे में चीज़ें देखी हैं वो मस्त तो लगती हैं जानने सुनने में। तो आप कितना अग्री करते हो एआई के ओपिनियन से? और अगर रोमन रेंज ने हरा दिया तो भाई फिर तो गजब सीन हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस, एक ऑफिशियल कंफर्मेशन हमको मिल चुकी है सीएम पंक के बारे में। बहुत हमने रूमर सुने कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसे आ जाएंगे वैसे आ जाएंगे, बैक स्टेज मिलने चले गए हैं, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। ट्रिपल एच के साथ भी हाथ मिलाया है। लेकिन गाइस एडब्ल्यू ने अपना जो नया शो कोलिजन अनाउंस किया है, उसका जो पहला एपिसोड होने वाला है एडब्ल्यू कोलिजन 17 जून को, वहां पर सीएम पंक होने वाले हैं। बात ऑफिशियली टोनी खान ने अपने शो पर अनाउंस कर दिया। इसका मतलब कि अब यहाँ पर कोई अगर नहीं है, कोई मगर नहीं है। जो सीएम पंक है उनके जो डेस्टिनेशन है वो स्टिल रहने वाली है एईडब्ल्यू। और इसके पीछे आई थिंक एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अभी तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ एईडब्ल्यू के साथ में, तो शायद ये एक रीजन हो सकता है। क्योंकि इतना तो मैं कह सकता हूँ, जितना मैं सीएम पंक को जानता हूँ, कोई अच्छे टर्म्स पे तो वो कंटिन्यू नहीं कर रहे एईडब्ल्यू के साथ में। हो सकता है कि जाके फिर उनको अच्छा माहौल लगे और उसके बाद फिर वो खुश है, लेकिन एटलीस्ट इस पॉइंट में मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो वापस से एईडब्ल्यू में जा रहे हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं इसमें गलत भी हूँ, लेकिन एईडब्ल्यू जो है वो सीएम पंक ये साथ में काम करने वाले हैं। एईडब्ल्यू जो कोलिजन शिकागो में होने वाली है, अभी तो मैं बताना भूल ही गया, क्योंकि वो शिकागो आपको पता है सीएम पंक का होम टाउन है। तो इस हिसाब से भी एईडब्ल्यू ने ये डिसीजन लिया है। टोनी खान ये अनाउंसमेंट करते टाइम चेहरे पर तो काफ़ी खुशी लेके बैठे हुए थे, बट अंदर क्या चल रहा है वो तो भगवान ही जाने। या फिर मैं ज़्यादा सास बहू वाला तो दिमाग नहीं चला रहा है यहाँ पे कि नहीं, पक्का गड़बड़ है, जो दिख रहा है सही वो सही नहीं है। अगली स्टोरी गाइस जिमी ऊसो एंड जे ऊसो से रिलेटेड है। तो जे ऊसो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक वीडियो डाली हुई है, और ये वही वीडियो है जहाँ पे जिमी ऊसो ने रोमन रेंज के ऊपर अटैक किया था, और यहाँ पे उन्होंने कैप्शन में लिखा माय बॉय स्नैप्ड। अभी तो ये स्मैकडाउन के एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है फैंस को, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस में जो भसड़ मची है उसका जो सब कुछ है वो हमको मंडे नाइट रॉ में तो हुआ नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि स्मैकडाउन के सुपरस्टार रोमन रेंज। अब 1000 डेज का सेलिब्रेशन भी है, तो वहाँ पे मजा आएगा देखने में। एक मैंने चीज़ अभी भी नोटिस की बोलते बोलते कि ऐसा होता है यार, क्योंकि स्मैकडाउन काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है प्रीमियम लाइव इवेंट से, तो पूरा ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो जाता है। तो जो हाइप है, जो गर्म लोहा होता है उस पर हथौड़ा मारने की जो स्ट्राइक होती है, वो वाला फील नहीं मिल पाता स्मैकडाउन को। कई बार उस पर कैपिटलाइज कर जाता है मंडे नाइट रॉ, जबकि लेना देना भी नहीं होता मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार्स का जो प्रीमियम लाइव इवेंट में हुआ है। तो ऐसा कई बार ऐसा मैंने नोटिस किया है। आपको भी ऐसा फील होता है क्या? बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और मंडे नाइट रॉ की ओनली हाईलाइट जो कि मैं कहूँगा वो थी जब सेथ रॉलिंस ने रिया रिप्ले के कंधों पर हाथ रखा। तो इसके बाद जब बम्प के शो पर आते हैं सेथ रॉलिंस, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आई होप मैंने रिया को ऑफेंड ना किया हो, आई होप मैंने डॉम को जो है ऑफेंड ना किया हो। फिर उन्होंने मर्फी का भी नाम लिया, बड़ी मर्फी का नाम लिया, जो कि सेथ रॉलिंस के साथ पहले थे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि आई होप मैंने बड़ी मर्फी नाम लिया, वैसे उन्होंने उनको भी ऑफेंड ना किया। तो अपनी बातों से सेथ रॉलिंस खेल जाते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में कि वो जो मूवमेंट हमने देखा था मंडे नाइट रॉ में, वो रिक्रिएट किया गया था जो काफी टाइम पहले शॉन माइकल्स एंड मेलिना के बीच हुआ था। तो एक मतलब सोच रहे हो कोई स्टोरी लाइन से कोई खास रिलेटेड भी नहीं है, सिर्फ एक चीज हुई और सबसे ज्यादा मंडे नाइट रॉ में उसी के बारे में बातें हो रही हैं। ये चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू काफी चालाकी से करती है, और इसी चालाकी मैं तो चाहता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू आगे भी करे। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। और सेथ रॉलिंस की आपने जो मंडे नाइट रॉ में एंट्रेंस देखी थी ब्रांड न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ में, वो काफ़ी अलग थी, क्योंकि इस बार वो वहाँ से नहीं थे जहाँ से यूजुअली वो करते हैं, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने और सेथ रॉलिंस ने ये चीज़ करी थी क्राउड के थ्रू। तो अब इसके पीछे डिटेल्स आई हैं कि क्या ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से थी या फिर सेथ रॉलिंस ने कहा था। तो इसके पीछे आइडिया जो है वो सेथ रॉलिंस का था,
सेथ रॉलिंस ने डिमांड किया कि जब वो नई चैंपियनशिप के साथ एंट्रेंस कर रहे हैं तो वो क्राउड से करना चाहता है। आपको पता ही है पहले शील्ड से एंट्रेंस करने की काफ़ी आदत रही है सेथ रॉलिंस को, तो इस वजह से शायद उन्होंने चीज़ करी होगी और WWE ने इस चीज़ को काफ़ी ओपनली अग्री भी किया और वो काफ़ी खुश थे सेथ रॉलिंस के इस एंट्रेंस से। और उसके बाद हमने वो एंट्रेंस देखी। कई बार जो ये एंट्रेंस करने की डाउन साइड होती है ना, वो ये होती है कि फैंस कुछ उल जलूल हरकतें ना कर दें। जो रोमन रेंस ने अपनी क्राउड से एंट्रेंस करनी बंद करी थी शील्ड के बाद भी, क्योंकि ओनली सुपरस्टार जो ऐसा कर रहे थे शील्ड के वो रोमन रेंस ही थे, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस ने उस चीज़ को करना बंद कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आती है क्राउड से एंट्रेंस करने में। कोई किसी तरीके से पकड़ ले रहा है, भाई बंदा अपना स्वैग में चल रहा है और वहाँ पे उसको जो है कोई भी कुछ भी कैसे भी हाथ मार दे रहा है, तो इस वजह से रोमन रेंस अपनी जो एंट्रेंस है वो वहाँ से बंद कर दी थी। हालांकि एक टाइम के लिए तो फिर भी चल जाएगा, इतना तो कोई बड़ी पंगे वाली बात होगी नहीं। अगली स्टोरी गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं तो कह रहा हूँ जो ऐसा कह रहा है अंडरटेकर के बारे में उसको अंडरटेकर के सामने ला के रख दो। तो अंडरटेकर ने क्या कहा रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू के अंदर, अंडरटेकर ये कहते हैं कि मुझे लोग हेट कर रहे हैं। अब आप सोचोगे ऐसा क्या अंडरटेकर ने कर दिया कि अंडरटेकर को हेट कर रहे हैं। तो अंडरटेकर ने कुछ नहीं किया, कुछ लोगों की मेंटालिटी ही ऐसी है। तो अंडरटेकर ने ये बताया कि क्योंकि मैं इतने टाइम अपने जो डेडमैन वाले कैरेक्टर में वही रहा हूँ पूरी WWE के साल में, क्योंकि मैं WWE से रिटायर हो चुका हूँ, तो जब मैं अपने कैरेक्टर में रह के बात नहीं करता, भारी आवाज़ में हमेशा बात नहीं करता, तो लोग मुझे हेट कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे चाइल्डहुड हो, तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम पे अच्छा नहीं लग रहा। तो अंडरटेकर इस पे कहते हैं भाई तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तो वो आखिरी बंदा हूँ जिसने ये चीज़ करी होगी इतने टाइम तक WWE टेलीविजन पर अपने कैरेक्टर को दिखाना और उसको केफेब को अलाइव रखना रियल लाइफ में भी। अगर वो चीज़ किसी ने सबसे ज़्यादा पूरे एक हद तक करी है तो वो सुपरस्टार अंडरटेकर ही है। और उसके बाद जब अंडरटेकर को ऐसी बातें सुनने को मिली तो भाई फिर भी मैं तो कह रहा हूँ कि अंडरटेकर ने बहुत ही आराम से इस बात का जवाब दिया। देने को तो वो किसी और तरीके से भी दे सकते थे। बाकी आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे आप लोग बताना कॉमेंट सेक्शन में। जो मैंने कहा कि जो सच में ऐसा बोल रहे हैं अंडरटेकर के बारे में, एक बार अंडरटेकर के सामने लाके उनको रख दो, मजा आ जाएगा। रिसेंटली एक अपडेट आई है ब्रे वाइट के बारे में और इस बार ये इंटरेस्टिंग है। हर बार तो मुझे बड़ा आफत आती है चीज़ बताने में, लेकिन गाइस स्पोर्ट्स कीड़ा ने इस बात को रिपोर्ट किया कि WWE प्लान कर रही है ब्रे वाइट के फील्ड को लेके आने की। मतलब ब्रे वाइट आएंगे, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि जो ब्रे वाइट का रिटर्न है वो ऑन पेपर्स आ चुका है, तो वो फील्ड के कैरेक्टर के साथ होगा और इसका साइंस भी बनता है। ज़्यादा कुछ इसके पीछे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ब्रे वाइट का जो फील्ड वाला कैरेक्टर है उसी ने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिलाया फैंस को ब्रे वाइट में। चाहे मर्चेंडाइज सेल की बात करें, चाहे टीवी रेटिंग्स की बात करें, फिर किसी भी चीज़ की बात करें, तो इसके ऊपर रिएक्ट किया जेसन बेकर ने। और जेसन बेकर कौन है? ये वो बंदे हैं जो कि ब्रे वाइट से रिलेटेड प्रॉप या फिर मास्क इन सारी चीज़ों को बनाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि WWE ने जो सारे मास्क मोल्ड्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं लास्ट ईयर, यानी कि जो ब्रे वाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो अब ये इस चीज़ को दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला पॉजिटिव कि अच्छा अब डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि अभी दोबारा से बना रहे हैं, तो इसका मतलब अब तो भाई WWE फुल फोर्स के साथ फील्ड को लेके आने वाली है। फिर दूसरा ये कि भाई कुछ होने ही नहीं वाला है ऐसा, जब पहले ही सारी चीज़ें तहस नहस हो चुकी हैं तो अब फील्ड के आने का कोई चांस बनता नहीं है। तो देखते हैं अब क्या इसके बारे में सीन होता है। यहाँ पर कुछ भी आप स्पेकुलेट या फिर प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेन रहती हैं चीज़ें ब्रे वाइट के बारे में। नाइट ऑफ चैंपियंस में WWE ने एक बहुत तगड़ा रिकॉर्ड बना दिया और वो ये है कि पिछले वाले WWE के सऊदी के शो से 18% इस बार WWE को ज़्यादा व्यूअरशिप मिली। और ये पता है कंपैरिजन किससे हो रहा है? ये हो रहा है रोमन रेंस के लोगन पॉल वाले मैच के साथ में। अब मेरे लिए ये नंबर्स काफ़ी बड़ा है, क्योंकि देख के ऐसा लग रहा था, क्योंकि रोमन रेंस और लोगन पॉल के मैच को बहुत तगड़ा बिल्ड किया था। और वहीं अगर आप टैग टीम मैच की बात करो तो सिर्फ स्टोरी लाइन की वजह से चला है। तो 18% WWE की जो व्यूअरशिप है वो सऊदी अरेबिया के मार्केट में WWE ने ग्रोथ देखी है। तो कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा होगा ऑब्वियसली WWE को भी कि वो क्यों आगे जाकर इस चीज़ को कंटिन्यू ना करे सऊदी अरेबिया में शोज़ करना। अभी तो हम दुबई में भी UAE में भी शोज़ की देखने की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या वहाँ पर WWE करने वाली है, और करती है तो अच्छा ही होगा। अब इंडिया में भी ला दो तो हम भी और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये रिलेटेड है रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के बारे में आगे के फ्यूचर प्लान्स हमको पता चल रहे हैं। मैंने आपसे कल वाली वीडियो में कहा था कि रोमन रेंस इंडिया शो में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक ट्वीट आता है जहाँ पर वो बताते हैं कि WWE का जो करंट प्लान है वो रोमन रेंस को 2024 के रॉयल रंबल में और 2024 के रेसलमेनिया यानी कि रेसलमेनिया 40 में एज चैंपियन लेके जाने का ही प्लान है। इवन उन्होंने ये भी बोला कि सऊदी का जो शो है और इंडिया का भी जो शो है मोस्ट लाइकली वहाँ पर भी रोमन रेंस आने वाले हैं। और ये सुन के मेरा तो दिल गार्डन हो गया, क्योंकि वो जो एक डाउट सा फील हो रहा था कि रोमन रेंस आएंगे या फिर नहीं, अब थोड़ा सा उसमें एक पॉजिटिव साइन है कि चलो WWE कंसिडर करेगी कि वो रोमन रेंस को इंडिया में लेके जाए। और साइंस भी पूरा बनता है। मैंने कल वाली वीडियो के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है, दोबारा से बात करने का फायदा है नहीं, आप लोग कल वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। लेकिन चांसेस ये है कि रोमन रेंस इंडिया वाले शो में भी आएंगे, जो कि इंडियन फैंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है। जाते जाते गाइस मैं आपको गुंथर के बारे में एक बात बताता हूँ। और गुंथर सिर्फ 100 दिन दूर हैं WWE की हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के लिए। जो WWE
की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन रहे वो हैं दी हॉन्की टोंक मैन। और अगर गुंथर 7 सितंबर तक अपने पास इस चैंपियनशिप को रख लेते हैं, जो कि अभी 100 दिन के आसपास दूर है, तो WWE की हिस्ट्री में वो बन जाएंगे लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये चीज़ करने से गुंथर को कोई भी नहीं रोकने वाला, इतना पास आ गए तो फिर कोई चांस नहीं होता कि WWE ये चीज़ उनको ना करने दे। गाइज, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी